हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की। सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक हॉब्स, लॉक और रूसो में जॉन लॉक का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है और उनकी गणना इंग्लैंड के महान लेखकों में की जाती है। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: Essay Concerning Human Understanding, Two Treatises on Government, First Letter of Toleration, Second Letter on Toleration, Third Letter on Toleration और शिक्षा से संबंधित कुछ विचार इत्यादि। इनमें से उनका जो ये ग्रंथ है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये शासन पर 2 निबंध, ये अति महत्वपूर्ण है। शासन पर 2 निबंध में 2 निबंध लिखे गए हैं, जिसमें पहले निबंध में फिल्मर द्वारा प्रतिपादित राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों का जोरदार खंडन किया गया है और दूसरे निबंध में लेवियाथन में हॉब्स द्वारा प्रतिपादित निरंकुशतावाद का विरोध किया गया है। दूसरे निबंध में ही उन्होंने सरकार के मूल प्रश्नों को उठाया है और ये बताया है कि राजसत्ता और कानून का औचित्य क्या है और व्यक्ति के लिए राज्य की आज्ञा को मानना क्यों आवश्यक है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के बारे में। जॉन लॉक ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से नहीं हुई, ना ही वो दैविक उत्पत्ति हुई है उसकी, बल्कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, मानव निर्मित संस्था है और मनुष्यों ने एक समझौते द्वारा उसका निर्माण किया है। जॉन लॉक एक ऐसी अवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें जो मनुष्य थे वो एक प्राकृतिक अवस्था में रहते थे और फिर उस प्राकृतिक अवस्था में कुछ ऐसी कठिनाइयां या असुविधाएं हुई जिसके कारण उन्होंने एक समझौता करना तय किया और फिर उस समझौते के कारण राज्य की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनके मानव स्वभाव संबंधी विचार। जॉन लॉक भी मानव स्वभाव की व्याख्या हॉब्स की भांति ही करते हैं, लेकिन हॉब्स जहां मनुष्य को स्वार्थी, झगड़ालू, ईर्ष्या पूर्ण बताता है, वहीं जॉन लॉक का जो मानव है वो बड़ा बुद्धिमान और विचारवान प्राणी है और उसमें सहयोग, प्रेम, दया, सद्भावना इत्यादि गुण, नैतिक जो गुण हैं वो विद्यमान होते हैं और इसी आधार पर वो दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करता है। हॉब्स और लॉक के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में बुनियादी अंतर है, बिल्कुल अंतर है। हॉब्स का मनुष्य कोरा जंगली पशु है, जबकि लॉक का मनुष्य एक नैतिक प्राणी है। इस प्रकार जो लॉक है उसका मनुष्य परोपकारी भी है और शांतिप्रिय भी है। तो मनुष्य का ऐसा स्वभाव होने के कारण जो मनुष्य है वो आपस में एक शांतिपूर्ण तरीके से, सद्भावनापूर्ण तरीके से रहते हैं। इसको जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है। इस प्राकृतिक अवस्था की उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता वो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान होते हैं। दूसरी विशेषता वो बताते हैं कि ये अवस्था शांति और पारस्परिक सद्भावना पर आधारित होते हैं और इसमें कोई भी व्यक्ति किसी के अधीन नहीं होता। तीसरी विशेषता वो बताते हैं कि इस अवस्था में लोग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इनकी स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं होती, अर्थात प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है। कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं जिनका पालन मनुष्यों के द्वारा किया जाता है और प्राकृतिक नियम क्या है वो बताते हैं कि बुद्धि पर आधारित जो नैतिक नियम है वे ही प्राकृतिक नियम है। इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है, उसका जीवन अपने को अति प्रिय है। तो जिस प्रकार वो अपने जीवन को नष्ट नहीं कर सकता, उसी तरह दूसरे के जीवन को नष्ट करना भी उसका अधिकार नहीं हो सकता। अब प्राकृतिक अवस्था में वो कुछ अधिकारों की भी बात करते हैं और ये अधिकार है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जीवन का अधिकार वही अभी हमने बात की कि प्रत्येक मनुष्य जो आत्म संरक्षण है वही करना चाहता है, उसकी जो सब क्रियाओं का मूल या सार है वो अपनी रक्षा करना, अपने जीवन की रक्षा करना है। तो इस प्रकार जो लॉक है वो मनुष्य के लिए कहता है कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना उसका प्राकृतिक अधिकार है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसको वो बताते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, स्वेच्छाचारिता नहीं है।
प्राकृतिक नियमों के द्वारा जो नैतिक व्यवस्था स्थापित की जाती है उसके अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। तीसरा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को वो महत्वपूर्ण अधिकार मानते हैं और इतना अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी इसी में सम्मिलित कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जिस चीज़ को मनुष्य अपने शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त करता है उस पर उसका प्राकृतिक अधिकार होता है, अर्थात अपने जीवन की रक्षा भी कर सकता है वो और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा भी कर सकता है। लॉक इसको और स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि ईश्वर ने जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं वो सभी व्यक्तियों के सामूहिक रूप से प्रदान की है। उस पर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता, लेकिन व्यक्ति का शरीर एकमात्र उसकी निजी संपत्ति होता है। तो जब व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम को ईश्वर द्वारा प्रदत्त वस्तुओं के साथ मिश्रित कर देता है तो वो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। तो इसका अगर सार यदि हम देखें तो श्रम के माध्यम से मनुष्य व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण कर सकता है। लॉक कहता है कि संपत्ति संबंधी अधिकार इतना महत्वपूर्ण है, वो प्राकृतिक अवस्था से भी पहले का अधिकार मानता है इसे। जब अब ये प्रश्न उठ कर के आता है कि जब प्राकृतिक अवस्था इतनी शांतिपूर्ण थी, विवेक पर आधारित थी, इसमें कुछ नियम भी थे, व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त थे, तो समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? समझौते का क्या कारण रहा होगा? तो इसके लिए लोग बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी और इन असुविधाओं को दूर करने के लिए ही सामाजिक समझौता करना पड़ा। ये असुविधाएं क्या थी? पहली प्राकृतिक असुविधा थी कि इसमें कोई सर्वसम्मत विधि नहीं थी या विधि की व्याख्या करने वाली कोई एक संस्था नहीं थी जो उसका निश्चित, प्रकट एवं सर्वसम्मत अर्थ बता सके, उचित अनुचित या मतभेदों का निवारण कर सके। दूसरी असुविधा ये थी कि उस विधि को क्रियान्वित करने वाली कोई संस्था नहीं थी। तीसरी प्राकृतिक दशा की कठिनाई ये थी कि इसमें सभी व्यक्ति समान होते हैं, तो सभी व्यक्तियों को न्याय करने और दंड देने का अधिकार होता है, अर्थात निष्पक्ष रह करके जो दंड देने वाली संस्था थी वो नहीं थी। तो इस प्रकार तीन महत्वपूर्ण असुविधाएं बताते हैं कि विधि की व्याख्या करने वाला कोई नहीं था, विधि को क्रियान्वित करने वाला कोई नहीं था और निष्पक्ष रूप से दंड देने वाला या न्याय करने वाला कोई नहीं था। तो इन तीनों असुविधाओं को दूर करने के लिए जो मनुष्य हैं उन्होंने आपस में समझौता किया और इस समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं कि ये समझौते का स्वरूप क्या था। लोग कहते हैं कि मनुष्यों ने एक समझौता किया और ये जो समझौता था वो प्रत्येक मनुष्य का दूसरे मनुष्यों के साथ किए जाने वाला एक समझौता था। सभी मनुष्य समान थे और इस कारण ये जो समझौता है मनुष्यों के आपस में होने के कारण सामाजिक समझौता कहलाया। इसमें सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था। प्रत्येक व्यक्तियों ने अपने केवल प्राकृतिक कानून को लागू करने का और उल्लंघन के लिए दंड देने का अधिकार पूरे समाज को दे दिया था। बाकी जो शेष अधिकार जो प्राकृतिक अवस्था में थे वो उसने अपने पास रखे। इस तरह एक समाज का निर्माण हुआ और जो समाज था उसको सीमित शक्ति प्रदान की गई थी। ये प्रथम समझौता या प्राथमिक संविदा थी। इसके बाद एक दूसरी संविदा या गौण संविदा की गई और उसके माध्यम से शासन की स्थापना की गई। शासन की स्थापना एक साधन के रूप में की गई जिससे राजनीतिक समाज के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो मनुष्य के प्राकृतिक जो अधिकार थे उनको कानूनी रूप देने के लिए और इन कानूनों को दंड और भय से लागू करने के लिए शासन स्थापित किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं दो समझौते हुए। पहली संविदा है जनता के बीच में हुई और दूसरी संविदा पूरी जनता और शासक के बीच हुई। पहले समझौते द्वारा समाज को जो अधिकार व्यक्ति ने सौंपे वही दूसरा समझौते होने पर समाज द्वारा सरकार को सौंप दिए गए। क्योंकि इस समझौते में सरकार भी एक पक्ष होती है इसलिए उसके ऊपर भी समाज द्वारा कुछ शर्तें लगा दी जाती है जिसका पालन यदि सरकार नहीं करती तो उसे समाप्त करके एक नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार जो लॉक है
वो समझौते द्वारा एक सीमित और उत्तरदायी सरकार की कल्पना करता है। अब हम इस समझौते की विशेषताएं देखते हैं। वेपर द्वारा समझौते की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। ये विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली विशेषता तो ये है कि इसमें दो समझौतों का आभास होता है। हमने अभी बात कर ली कि पहला समझौता सभी मनुष्यों के बीच हुआ और दूसरा समझौता जो समाज और जो शासन है उसके बीच में हुआ। तो इस प्रकार दो समझौते हुए। दूसरा, ये जो समझौता होता है सभी व्यक्तियों की सहमति पर आधारित होता है। कोई भी व्यक्ति इस जो समाज में सहमति के बिना प्रविष्ट नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सहमति प्रदान नहीं करते वो प्राकृतिक अवस्था में ही बने रहते हैं और समुदाय का उन पर कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होता। तीसरी विशेषता है कि इस समझौते को भंग नहीं किया जा सकता या इसे कभी रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार जिसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया उसको वापस प्राकृतिक अवस्था में लौटने का अधिकार नहीं है। जबकि हॉब्स ये व्यक्तियों को स्वतंत्रता देता है कि यदि वे राज्य में नहीं रहना चाहते तो वापस यदि वो समझौते का उल्लंघन करते हैं तो वापस प्राकृतिक अवस्था में लौट सकते हैं। इसकी अगली विशेषता है कि इस समझौते में व्यक्ति अपने सभी अधिकारों का परित्याग नहीं करता, बल्कि इसमें व्यक्ति केवल अपने प्राकृतिक कानून को लागू करने और उसका उल्लंघन करने के लिए दंड देने का अधिकार है वो प्रदान करता है। शेष अधिकार व्यक्ति के पास ही बने रहते हैं। इस समझौते से प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है, प्राकृतिक कानून का नहीं। अगली विशेषता वो बताते हैं कि इस समझौते से राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है।